आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जहां लखीमपुर खीरी मामले पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सियासी पार्टियां एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं, तो वहीं मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की रिकॉर्ड तोड़ जीत और मौजूदा रस्साकशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता दिनों भवानीपुर में ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हुए बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब में भी कई मरकजी वज़रा ने तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया था। तशहीरी मुहिम में बीजेपी के दिलीप घोष पर हमले के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सवाल खड़े किए गए। बीजेपी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात की और कहा कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन का सिनोनिम्स तशद्दुद है। वहीं भवानीपुर में जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जब से बंगाल में चुनाव शुरू हुए मरकजी हुकूमत ने हमें हटाने की साजिश रची। मेरे पैर में चोट इसलिए लगाई गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 माह के अंदर इंतखाब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और हमें वोट देने के लिए आवाम की शुक्रगुजार हूं। नंदीग्राम में हार और भवानीपुर में जीत के माने क्या हैं, जानेंगे दो सियासी पार्टियों से। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, संजय सरकार साहब जो कि सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, आपका इस्तकबाल करते हैं वक्त देने के लिए। संजय सरकार साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जब भवानीपुर में जीत होती है तो नंदीग्राम में हार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंदीग्राम में हार और भवानीपुर में जीत के क्या माने? एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बताता है। 2 मई के दिन में आपको चैनल पे आप 2 घंटा तक दिखाया दीदी 1200 वोट पे जीत चुकी थी, ठीक है। फिर 2 घंटा बाद में दिखाया जा रहा है शुभेंदु जीत गए हैं। वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर अमित शाह का मतलब अमित शाह के निर्देश में और सेंट्रल फोर्स ने क्या किया था, तृणमूल कांग्रेस को जो एजेंट थे उसको निकाल दिए थे और रिटर्निंग ऑफिसर को वहाँ गुंडा शुभेंदु अधिकारी के गुंडा जो थे उसने बोला आप लिखो नहीं तो आपको यही गोली मार के मार दिया जाएंगे। मतलब जोर जबरदस्ती दीदी को हरा दिया गया था वहाँ पर। और ये हम नहीं, पूरा बंगाल में तमाम हिंदुस्तान और वर्ल्ड के कोने कोने आदमी भी जानता है इस मामले में। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जिस तरह से गान पकड़ा था, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर लिखा मैं बहुत जान का खतरा में इस समय, मैं जान के खतरा में पड़ा हुआ है, मेरे को कभी भी हत्या ही हो सकते हैं। सेंटर को तृणमूल के जो एजेंट था, तृणमूल कांग्रेस को एजेंट को सीने में बंदूक रख के बोला बाहर निकलो नहीं यही गोली कर देंगे। और भवानीपुर नहीं, बंगाल में टोटल हिंदुस्तान आम जनता के चाहते हैं दीदी देश के लिए और बंगाल के लिए जो मतलब विकास किया है। आपको भी मालूम है अभी विकास के मामले में हम लोग देश में 4था स्थान पर आ चुके हैं, ठीक है। मतलब हम लोग पेपर में विकास नहीं दिखाते, हम लोग जनता के सामने जाके जो काम करते हैं उस हिसाब से हम विकास करते हैं। ठीक है, लेकिन संजय सरकार साहब, ना सिर्फ आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, दूसरी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और कुछ लोगों का भी इल्जाम है कि जब इंतखाब होते हैं तो तशद्दुद जरूर होता है मगरबी बंगाल सरकार में। तो ऐसा इल्जाम आप पर क्यों लगता है? आप क्यों नहीं साफ शफाफ इलेक्शंस करवा पाते? दिलीप घोष का वाकया हम सबको याद है। सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी अगर आप भूलेंगे, जहाँ पर घर से इंसान को निकलने नहीं देना, वोट में नहीं जाने देता है, वहाँ इलेक्शन कैंपेन में भी तो देखा। कैंपेनिंग में कहा दिलीप घोष के जो बयान था, मतलब बहुत मतलब जिस तरह से बयान था वो खून खमारी वाला बयान था, तो जनता उसको पसंद नहीं है। जनता अगर किसी कहीं कुछ करता है तो तृणमूल के ऊपर में क्यों जिम्मेदारी आ जाएंगे, बताइए। ये जिम्मेदारी तो तृणमूल के ऊपर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आना चाहिए। कभी बोलता है गोली मार के मार देंगे, कभी बोलता है भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए कहा था कि टीएमसी के कारकुन भी उसमें थे। आप जनता बता रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कई जो नाम थे वो टीएमसी के भी थे। क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? मेरे पार्टी देखिए पूरा कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, प्रशासन जो है कर रहा है। दिलीप घोष जो बयान हुआ 2019 से स्टार्ट किया था, बोला था अगर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो तृणमूल के जितना कार्यकर्ता उसको 20 चुनाव में लेकर गोली मारेंगे, पेट के अंदर उसको मतलब ये करके रखा जाएगा। और दूसरे नंबर जितना यहाँ तृणमूल महिला कार्यकर्ता है उसको कपड़ा उतार दिया जाएगा, दो ऐसा बसरा बंद कर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। गुलरेज शेख साहब, आपसे सवाल ये, अभी कुछ देर पहले संजय सरकार साहब ये कह रहे थे कि नंदीग्राम में जो हार हुई थी वो दरअसल जीत हो सकती थी, वो ज़बरदस्ती मरकजी फोर्सेस का इस्तेमाल करके उन्हें हराया गया था और भवानीपुर का रिजल्ट उनके सामने।
हम सबके सामने। देखिए, सबसे पहले तो टीएमसी और ममता दीदी को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। जो जीता है उसको बधाई देना चाहिए। लेकिन यदि इसी मापदंड से जिससे ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने नंदीग्राम जीता था तो चुनाव आयोग के हाथ में तो अभी भी चीजें थी, केंद्र के हाथ में अभी भी चीजें थी। यदि करना होता तो यही चीज भवानीपुर में भी हो जाती। तो ये ऐसा नहीं होता है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप वहां पर हारे हैं और आप यहाँ पर जीते हैं। हालांकि आपके यहाँ के जीतने का जो पैमाना है वो पैमाना आप इसलिए प्रूव कर पा रहे हैं क्योंकि आप चुनाव से पहले खूब लोगों के घरों को जला दें, आप लोगों को हत्याएं करें, आप औरतों के साथ बलात्कार करें, आप लोगों को डराएं धमकाएं, सब कुछ करेंगे। और फिर लोगों को डर होता है कि अब तो 4.5 साल तो ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रहनी है, अगर इनको नहीं जिताया तो ये तो हमारी खाल उधेड़ देगी। तो डंडे के बल पर आपने चुनाव जीता है, ठीक है, जो भी जीता है आपको बधाई हो। अब कम से कम ठीक तरह से काम करें। वैसे भी अभी मानव अधिकार आयोग की भी रिपोर्ट आनी है, बहुत सारी चीजें आपको अवेट कर रही हैं। जिस प्रकार से आपने नंगा नाच किया था, हिंसा का, बलात्कार का, आगजनी का चुनाव जीतने के बाद, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब अपने राजधर्म को निभाएं, आप अच्छी तरह से काम करें। सभी नागरिकों को, चाहे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीजेपी की हो, लेफ्ट की हो, कांग्रेस की हो या तृणमूल की हो, सबको बराबर देखें और किसी की भी हत्या बलात्कार न करें, वरना फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो लॉ है वो तो अपना पाथ लेता है। और अभी रिपोर्ट्स आने दे ह्यूमन राइट की और सब चीजों की, तो फिर उसके बाद जो कार्रवाई होगी दीदी के ऊपर भी हो सकता है भुगतना पड़े आपको। ठीक है संजय सरकार साहब, एक बहुत अहम सवाल गुलेश शेख साहब ने उठाया कि जब नंदीग्राम में चुनाव हुआ था उस वक्त भी चुनाव आयोग ही था, अभी चुनाव आयोग ने भवानीपुर में भी चुनाव किया, तो अगर करना ही था तो अभी भी कर सकते थे वो। अगर इंटरप्ट करना ही था फिर कैसे भवानीपुर में जीत हो गई? वाजिब सवाल है। 5 अप्रैल का दिन आप देख चुके थे जहाँ चुनाव हो रहा था नंदीग्राम में, इस तरह से सेंट्रल कोर्ट्स को लेकर प्रॉक्सी वोट हो रहा था, इस तरह से रेगिंग हो रहा था। आप सभी देख रहे हैं। बाद में दीदी को सेंटर में जाने पड़ा, जान के देखे वहाँ पर भयानक रियापाड़ा बोल के जगह है, वहाँ पर एक बूथ में 675 वोटर था, वहाँ पर 796 वोट गिरे हैं। ऐसा कभी होता है? 675 में 796 वोट होता है कभी? काउंटिंग के बाद में वहां दिखाया गया 125 से ज्यादा वोट, 121 से ज्यादा वोट गिरा है। जितना वोटर है उससे ज्यादा वोट गिरा है। तो ये नहीं हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, हम आपको अच्छा तरह से समझा रहे हैं किस तरह से वहां पर वोट के दिन में प्रॉक्सी हुआ है। पूरा प्रॉक्सी किया सेंट्रल फोर्स का सहारा लेके। बाद जिस दिन दीदी पहुंचने के बाद में जब मालूम पड़ा जाएगा किस तरह से। देखिए तो ममता बनर्जी तो खुद वहां निगरानी कर रही थी, ममता बनर्जी तो खुद डेरा डाले हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे, वो बूथ जाकर चेक भी कर रही थी। नहीं, बूथ जाकर चेक नहीं कर रहे थे। 2 बजे के बाद में दीदी निकाली थी, पहले 1 अप्रैल के दिन में वहां पर जाके देखा काफी प्रॉक्सी हो रहा था, वहां पर जाके प्रोटेस्ट किए हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद में फिर वोट चालू किए थे। शुभेंदु अधिकारी अगर आज गुलेश शेख साहब, टीएमसी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत उनकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि प्रॉक्सी की वजह से हुई थी। सीधे तौर पर ये कहना कि वहां पर भी वो जीत सकती थी। देखिए, ये इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जो चुनाव आयोग अभी यदि जिता रहा है तो, और जो ईवीएम मशीन अभी जीता रही है, क्योंकि बार बार ये लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं। जो भी चुनाव हारता है वो चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। और जब जीतते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है और हमारा जो नेता है उसको लोकप्रियता है। तो एक ही पैमाना दोनों जगह होना चाहिए। यदि उधर आप हारे हैं तो उस हार को मानिए, इधर जीते हैं तो फिर जीत है आपकी, तो फिर उधर हार भी है। वरना फिर इधर भी आप जीते हैं, वो गलत तरह से जीते हैं, या तो फिर आप उसको भी रिजेक्ट करें और आप रिजाइन कर दें। ये इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये जो बातें होती है ना, ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। वो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आप ब्रांड इंडिया को डैमेज कर रहे हैं, केवल आप ब्रांड ममता बनाने के लिए। और मैं किसी भी हिंदुस्तानी से पूछूंगा अक्रॉस द लैंड कि ब्रांड ममता
या कोई सा भी ब्रांड ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ब्रांड इंडिया में? ठीक है तो संजय सरकार साहब, एक अहम बात गुलेश शेख साहब ने कही, साथ ही सवाल ये उठता है कि जब जीत होती है सियासी पार्टियों की, खासकर टीएमसी की अगर बात करें, तो क्या जीत, आपने बताया कि आपने किन किन चीजों को जो नंदीग्राम में हुआ था उन पर आपने काबू रखा, जिसके बाद ममता बनर्जी की जीत दर्ज की है? क्या लोगों को बताया? क्या किसी डिबेट में आपने इस बात का जिक्र किया? देखिए, हम पहले देखिए इस मामला नंदीग्राम वाला मैटर में कोर्ट में भी केस चल रहा है इस समय में, आपको नहीं, अभी भवानीपुर की बात में कर रही हूँ। हाँ, और भवानीपुर में क्या हुआ था, वहाँ का जो जनता और कार्यकर्ता जो थे ये पूरा निगरानी में रखा था, चुनाव आयोग को भी निगरानी में रखा था, सेंट्रल फोर्स को भी, यहाँ कोई मतलब जो लफंगा पाना नहीं कर पाए हैं, कोई लड़ाई नहीं कर पाए, प्रॉक्सी नहीं कर पाए हैं, इसका पूरा नजर रखा था। तो वहाँ डे टू डे नंदीग्राम में भी रख सकते थे ना? वहाँ देखिए एक चीज बताता है आपको, मतलब ये कभी कुछ होता है उसको बाद ही इंसान को ऐसा होता है कि यहाँ गलत हुआ है। पहले से अगर इंसान को मालूम रह जाता ये गलत होता था तो वहाँ पर निगरानी तो रखी जाता सकते थे, लेकिन वहाँ पर तो वो चीज नहीं है। तो सेंट्रल फोर्स खुलेआम प्रॉक्सी किया था अमित शाह के निर्देश में। यानी भवानीपुर में जो जीत हुई वहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी, किसी तरह की कोई खबर आप लोगों को मौसूल नहीं हुई? कड़ी निगरानी थी टीएमसी की? देखिए मैं एक चीज आपको बताते हैं, सबसे बड़े बात बताते हैं, जो मतलब जो साजिश इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और अमित शाह और सेंट्रल फोर्स से किया गया था, भयानक ये था। रिटर्निंग ऑफिसर भी बोल रहा मेरे जान का खतरा है, मेरे पीछे बंदूक लगा के लिखवाने पड़ा, लिखो शुभेंदु अधिकारी इतना वोट से जीत गया। एक मतलब एक कैंडिडेट जीतने के बाद 2 घंटा कंटिन्यू हर चैनल में दिखाया ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत गई है। सारे चैनल्स ने उस वक्त दिखाया था। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा है वहाँ गड़बड़ी हुआ है? बहुत भयानक तरह से गड़बड़ी हुआ है वहाँ पर। तो उस गड़बड़ी को आप कहाँ मंजरे आम पर लेकर आ पाए भाई? उस गड़बड़ी को मंजरे आम पर आप नहीं ला पाए ना। सिर्फ जबानी बातों से तो नहीं काम चलता है ना, प्रूफ देना पड़ता है। चुनाव आयोग को बोले हैं, चुनाव आयोग मेरे बात नहीं सुन, देखिए जितना भी आयोग है ये भारतीय जनता पार्टी की बात सुनता है कि वो मालिक का तोता बन। अभी वही पूछ रहे हैं ना कि भवानीपुर में फिर ऐसा कैसे हो गया? जब भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही था तो भवानीपुर में आपको क्यों फ्री हैंड छोड़ दिया गया? नहीं, भवानीपुर का जनता पूरा जागृत था वहाँ पर। भवानीपुर का जनता जो थे पूरा जागृत थे और नजर रखे हुए थे, किसी भी तरफ से यहाँ पर कोई भी साजिश को सक्सेस होने नहीं देंगे। और साजिश को किसी भी समय टकराया गया है जनता। गुलेश शेख साहब आपका जवाब। हाँ, और जनता नजरदारी इतना रखा था, इसमें 8 वार्ड में हम जीते। एक सेकंड संजय सरकार साहब, गुलेश शेख साहब। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त से कि इनका कहने का मतलब क्या है कि भवानीपुर की जनता बड़ी जागरूक है और नंदीग्राम की जो जनता है वो जागरूक नहीं है। ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। जहां तक 1200-1500 वोटों की बात होती है ना, मैंने भी अपनी जिंदगी में पॉलिटिकल लाइफ में कई बार और कई अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए भी अंदर जाकर बैठा हूं जहां पर वोटिंग काउंट होती है और जब वोटिंग में 1200, 1500, 2000, 3000 तक की जो मार्जिन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो पहले ममता दीदी आगे चल रही थी, बाद में पीछे हो गई। ये अक्सर होता है, आपने भी देखा होगा, भी आप कबूल नहीं रहे क्योंकि आप भी कई बार अंदर जाके बैठे होंगे जहां काउंटिंग होती है रूम के अंदर। तो हम सब देखते हैं कि ये 1200-1500 की जो मार्जिन है, हम देखिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए बहुत कोशिशें की थी। भवानीपुर में भी आपने कैंपेनिंग की, वहां से हार के माने क्या है? आप लोगों ने क्या इसका मंथन किया? नहीं, देखिए मंथन तो हम हर चीज का करते हैं और जहां तक बीजेपी की बात है, 3 से अगर 77 तक के हमारा टैली आया तो अपने आप में बहुत बड़ा टैली है। लेकिन अभी एक बात बोल रहा हूं मैं आपको कि वास्तव में भवानीपुर की जनता और बाई इलेक्शन जहां भी हुए हैं, जनता में एक भय व्याप्त था क्योंकि जो मंजर देखा था हिंसा का, आगजनी का, बलात्कार का, जैसे ही टीएमसी जीती थी उससे लोगों में भय था कि यदि इनको वोट नहीं डाला तो ये हमारी खाले उधेड़ देंगे, जीना दुर्भर कर देंगे और 4.5 साल सत्ता में यही रहेंगे। तो एक भय का वातावरण था। उस डर की वजह से ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना है संजय सरकार साहब। देखिए एक चीज आपको बताते हैं मेरे भाई कि आपकी पार्टी की गाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? एक चीज आपको बता रहे हैं, जंगीपुर में हम लोग 94,000 वोट से जीते हैं। वहाँ पर जाकिर हुसैन जीता 94,000 वोट से। जनता वन साइड वोट किया, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जवान अब जब्त होते रह गया है। तो ये जनता ने दिया वोट,
जनता ने देखा किस तरह से बंगाल को विकास हुआ है, जो यहाँ पर वोट देने चाह रहा था। अगर हम बंगाल के ऊपर में अगर विकास नहीं करते, मेरे 213 सीट के दो मई के दिन में कैसे डिक्लेयर हो जाए? अभी तो हमको 214 हुआ है, तो टोटल और भी 4 इलेक्शन में 218 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी पहुंच जाएंगे 220। भारतीय जनता 24 का आते आते देखिए 23 दिसंबर आते आते देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीट भी नहीं जाएंगे, और शुभेंदु अधिकारी को मतलब विपक्ष के पार्टी के जो लीडर है वो भी नहीं रह पाएंगे। स्थिति यहाँ पर है। बड़ा दावा कर रही है टीएमसी। वोट मांगे गुलरेज शेख साहब, 5 नंबर भी नहीं बचेंगे आपके पास। जैसे इस वक्त मौजूदा हालात है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर रिटर्न हो रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ। देखिए सना, आप समझिए क्या ऐसा माना जाए, क्या पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि ग्राउंड पर जो चल रहा है वही बात टीएमसी कर रही है शायद। देखिए, डंडे के बल पर बहुत सारी चीजें अचीव हो जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली यही चीज हो रही है, डंडे का बल उपयोग हो रहा है पूरे विपक्ष के ऊपर पश्चिम बंगाल में। और ये चीज इनके लिए नई नहीं है, क्योंकि इनके कैडर में बहुत सारे कम्युनिस्ट भरे हुए हैं, जो कम्युनिस्टों को तोड़ के इन्होंने अपना कैडर बनाया था। तो ये कम्युनिस्ट पैटर्न है कि द पावर कम्स फ्रॉम द टिप ऑफ द बुलेट और फ्रॉम द बट ऑफ द राइफल। तो वो बट ऑफ द राइफल से जो पावर लिया जा रहा है, लेकिन इससे डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। वो अंततोगत्वा क्या होता है कि जब वो बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो विस्फोट करता है, और जब विस्फोट होता है तो अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं ना, उनकी जमीन खिसक जाती है। तो जनता का जो गुस्सा है उसका विस्फोट मत करवाएं। संजय सरकार साहब, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ही कहना है कि जनता जो है, आवाम जो है, सब कुछ देख रही है। ऐसा ना कीजिए कि एक दिन जनता फूट पड़े। नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, गुलरेज भाई सही बोला है, जनता देख रहे हैं। यूपी में अभी देखा है किस तरह से अजय मिश्रा को बेटा ने किस तरह से गाड़ी में 4 आदमी को मतलब जो हत्या किया वहाँ पर, बाद में किस तरह से वहाँ पर स्थिति गर्मा हुआ है, बारूद के ऊपर में यूपी आ चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, गुलरेज सही बोला है, जनता देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 8 किसान को मौत हो चुके हैं वहाँ पर, 8 किसान को मौत हो चुके हैं वहाँ पर। और अब कितना किसान घायल है वो भी आपको भी मालूम नहीं, अब मेरे को भी मालूम नहीं है। ठीक है ना। और यही तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी डंडा के ऊपर राजनीति करते चाहते हैं, गाड़ी के नीचे पीस देना चाहते हैं, पिसवाना चाहते हैं किसी को भी। और देखिए उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अजय मिश्रा को बेटा किस ढंग से वहां पर जाके हत्या की मतलब ये सरेआम हत्या की है वहां पर। ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज को जनता देख रहे हैं। 24 आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी सरकार रहना बहुत मुश्किल बात है। मैं आप भारतीय जनता पार्टी का सामना आपकी रियासत में भी तो है। नहीं, मैं एक चीज आपको बताता है, 2022 में यूपी में जो ये आदित्यनाथ का सरकार बिल्कुल जा रहा है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से भी सरकार, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल से भी, केंद्र से भी सरकार जा रहे हैं। बिल्कुल जनता तय कर चुकी है, जनता देख चुके हैं, देख रहे हैं। क्यों? देखिए विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आया है, जीडीपी इतना पीछे चला गया है, आदमियों को रोजगार नहीं है। कोरोना काल में क्या स्थिति हो चुका है, जितना पीएसयू है, मगरबी बंगाल से निशाना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली पर निशाना साध रहे गुलरेज शेख साहब। नहीं देखिए ना, पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि कई एक थर्ड फ्रंट बनाने की भी शुरुआत हो चुकी थी। अगर ऐसे धीरे धीरे पेशकदमी होती रही तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए सना, आप देश की एक विख्यात पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप मुझे बताएं कि पैन नेशनल तो बहुत दूर की बात है, किसी भी रीजनल पार्टी ने जो एक स्टेट आइडेंटिटी के ऊपर टिकी होती है, आज तक अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में कभी सरकार बनाई है? मुझे नहीं मालूम। जो जहां तक मुझे नॉलेज है, हिंदुस्तान में कभी भी किसी रीजनल प्लेयर ने दूसरे स्टेट में भी गवर्नमेंट नहीं बनाई है, लीव असाइड रूलिंग द सेंटर। तो ये तो बहुत, दिल्ली इन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। जहां तक आप थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट की बात कर रहे हैं, देश के अंदर ये बहुत बार एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। देखिए इस देश में 2 ही दल सरकार बना सकते हैं नेतृत्व करके, या तो बीजेपी या कांग्रेस। बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं ये इनस्टेबिलिटी लाते हैं। फिर भी कुछ रिकॉर्ड जरूर स्टेट करना चाहूंगा। अभी हमारे काबिल मित्र ने उत्तर प्रदेश के विषय में बहुत सारी बातें की, मैं बताना चाहूंगा कि जो चलिए कम से कम अपनी बातों में आपने ये कहा कि कांग्रेस ये रखती है लियाकत की वो सरकार बनाने की पोजीशन में। हालांकि कांग्रेस के हवाले से इस वक्त कहा ही जा रहा है, इस वक्त और मौजूदा वक्त में चर्चा इस पर बहुत है कि कांग्रेस में
कहा सर पहली ताकत जैसी कि, है नहीं रह गई। नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है ना कि वो वाइड नेशन वाइड पार्टी है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, बड़ी एकेडमिक बात कर रहा हूँ आपसे, पॉलिटिकल कम एकेडमिक दोनों, कि कांग्रेस में कुवत नहीं है, लेकिन कोई भारत के ऊपर यदि कोई शासन ढंग से कर सकता है तो वो नेशनल प्लेयर ही कर सकता है। संजय सरकार साहब, संजय सरकार साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी नेशनल प्लेयर है, इलाकाई पार्टियां, इसलिए उन्हें सबक ना दें और उन्हें आईना ना दिखाएं, अपनी अपनी रियासतों में ही आप रहें, दिल्ली आपके लिए बहुत दूर है। देखिए, हिंदुस्तान के जनता भी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के जनता भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है, परिवर्तन अभी जरूरी है। ठीक है, तो अभी जनता को यही कहना है, अभी परिवर्तन चाहता है पूरा देश, इससे निकाल के आने चाहता है। बंगाल में सरकार बनाने के कारण था, यहाँ महीना में 40,000 करोड़ रुपया लूटना था, लेकिन यहाँ के जनता नाकाम कर दिए हैं। लुटेरा राज को नहीं चाहिए। जो गुजरात में जो विकास नहीं कर पाए तो बंगाल में क्या विकास करेंगे। प्लेसमेंट सर्विस में थोड़ा दिन पहले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बताया गया है, जहां बंगाल में प्लेसमेंट सर्विस 50% देते हैं, वहीं पर गुजरात 28% देते हैं। इसकी स्थिति ऐसे है सरकारी। और गुजरात मॉडल की बात कही गई थी, लेकिन गुजरात मॉडल गुजरात में ही नहीं लागू हो पाया। संजय सरकार का ये कहना है, गुलरेज शेख साहब, तो फिर मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्या करती? प्लेसमेंट की बात है, गुजरात में और बंगाल में बहुत फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि आप गुजरात का लिटरेसी रेट देखें, गुजरात का इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, तो उसका लेवल बहुत हाई है। ये वैसा ही कंपैरिजन होता है कि यदि हम बात करें कि इंडोनेशिया का और इंग्लैंड का यदि जीडीपी और चीजों को कंपेयर करें, तो इंडोनेशिया का लगेगा कि बहुत ऊपर जा रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होता है, उसका पर कैपिटा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेशो बहुत ज्यादा होती है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन का या फ्रांस का इतना नहीं होता। तो यही डिफरेंस है बिटवीन बंगाल एंड गुजरात। तो यू शुड कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। लेकिन ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये किस आधार पे हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। आप आज भी पश्चिम बंगाल में चाहे कलकत्ता के 50-100 किलोमीटर बाहर निकले तो कच्चे मकान दिखते हैं। हिंदुस्तान में एक आध दो प्रांतों को छोड़ दिया जाए तो कच्चे मकान लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल की ये हकीकत है। बंगाल में तो बंगाल की इस तस्वीर को क्या टीएमसी आने वाले सालों में बदल पाएगी या नहीं? संजय सरकार साहब, देखिए, अभी बंगाल का विकास के ऊपर में हमको तीसरे बार का मैंडेट दिया ना जनता, हम तो विकास किया है। यहाँ पर अजीत जी प्रेम जी 20,000 करोड़ रुपया विप्रो ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, रिलायंस ने सीमेंट प्लांट किए हैं, रश्मि मेटल लानी है, वो सीमेंट प्लस यहाँ आपको स्टील प्लांट बनाया है। सज्जन जिंदल के जेएसडब्ल्यू ने मेदिनीपुर में प्लांट बैठाया है। हम तो विकास के तौर पर बैठा हुआ है। और आपको ब्लू वार्ड वाला आ रहा है, भारत का ये डिफेंस के जो गाड़ी बनाते हैं कनाडा वाला, वो बंगाल में निवेश करने के लिए जा रहे हैं दमदम में। ठीक है, इतना देखिए, जहां गुजरात का जीआईडीसी का पूर्व गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अंकलेश्वर में 90% फैक्ट्री बंद है, सूरत में कपड़ा का मिल बंद चल रहा है आज के तारीख में। उमरगांव जहां पर आपको माना जाता है पेपर इंडस्ट्रीज, वापी और उमरगांव, वहां पर आज पेपर मिल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज है ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो घरों की बात कर रहे थे वहाँ पर एक, आप 50 किलोमीटर दूर कोलकाता से जाएंगे, कच्चे मकान आपको मुंह दिखाएंगे। कच्चा मकान आप दिखा दीजिए, गांव में कहीं कहीं रहता है, लेकिन आप कच्चा मकान बंगाल में आकर दिखा दीजिए। बंगाल को डेवलपमेंट देखिए, रास्ता घाट फ्लाईओवर देख लीजिए। दिल्ली का समय पहले ट्रैफिक में 2-2, 3-3 घंटा बैठा रहने पड़ता था, अभी एक फ्लाईओवर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बड़ा बना के अभी बिल्कुल कोलकाता में ट्रैफिक नहीं है। कि कम्युनिकेशन सिटी टू विलेज जो कम्युनिकेशन है उसको इतना बेहतरीन तरफ से बनाया है। अभी यहाँ का निवेश करने के लिए बाहर के आदमी आते हैं। और यहाँ पर ये तारीफें अपनी सरकार की कर रहे हैं, ऑपोजिशन में आप हैं, क्या देखा वहाँ पर? यूपी में अपनी सरकार की तारीफ करेंगे, मैं अपनी सरकार की तारीफ करूंगा, दोनों अपनी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन
वास्तविकता जो है बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वो महाराष्ट्र भी देखते हैं, गुजरात भी देखते हैं, महाराष्ट्र का इंटीरियर भी देखते हैं, गुजरात का भी देखते हैं, बंगाल का भी देखते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि अंबानी जी ने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ देर पहले अडानी अंबानी को बुरा बोल रहे थे। तो ये जो दो रुख में दो मुंह की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे प्रोग्राम का नाम दो रुख है, इसमें दो मुंह की बातें नहीं होती, एक ही मुंह से बात की जाती है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की बहुत कमी है, फिर बात होगी आप दोनों से। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।